नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। जीएस पेपर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 5। दिस इज रिलेटेड विद दी गांधी जी। एक्चुअली जो गांधी जी का एक पार्ट बचा था, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस एज एन पार्ट 5। एथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, ये हमारा सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है विद इन द जीएस पेपर 4। इसके पहले पार्ट 4, 3, 2, 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ओल्ड मॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें प्लेलिस्ट में आपको जीएस पेपर 4 इस प्रकार दिखेगा, वहां पे आप जाके बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गांधी एथिक्स के बचे हुए पार्ट। प्यूरिटी ऑफ हार्ट, वी ऑल नो कि गांधी जी का स्वभाव ऐसा था कि एक गाल आप सामने करोगे, एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा गाल भी आगे करिए, उसकी जो मनशा है वो पूरी हो जाए। प्यूरिटी ऑफ हार्ट। गांधी आइडेंटिफाइड गॉड विद दी वर्च्यूज। इट फॉलोज दैट मैन शुड बी प्योर इन हार्ट। ये कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने करके दिखाया। सो नो मैन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ कैन क्लेम कि गांधी जी कुछ भी बकवास करते थे। ये बात सुनिए आप अच्छे से। गांधी जी यूज टू प्रैक्टिस व्हाट ही यूज टू से, है ना। दैट्स द बिगेस्ट ट्रेट आई थिंक अ ह्यूमन कैन हैव। क्योंकि ऐसा कहते हैं मराठी में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड मराठी, बट मराठी में ऐसा कहा जाता है कि बोले तैसा चाले तैसी बंदावी पाऊले। यानी जो जैसा बोलता है और वैसा चलता है ना, तो उसके पैरों को प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए उसके सामने। तो गांधी जी वाज वन ऑफ देम, सो ही रियली हैड दैट काइंड ऑफ अ प्योरिटी इन हिज हार्ट। गांधी इंसिस्टेड ऑन क्लीनलीनेस इन इट्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन। दिखना चाहिए साफ है, सुंदर है, क्लीन है ना। गांधी ऑलवेज केप्ट आश्रमास एंड सराउंडिंग वेरी नीट एंड क्लीन। वी ऑल नो सेवाग्राम का आश्रम है, वहां पे अहमदाबाद में है। आपको जहां पे भी जाओगे तो गांधी जी के जो डिसिपल्स आज वहां पे काम करते हुए नजर आते हैं, दे कीप अ स्पेसिफिक ये इंपॉर्टेंस टू द क्लीनलीनेस। He believed that the cleanliness is next to the godliness। ये आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा, एसेज में यूज भी करते होंगे। तो डेफिनेटली ऐसे सेइंग्स को, ऐसे फ्रेजेस को अपने आंसर में लिखना भी चाहिए, अच्छे से कोट करके बाकायदा उसको, है ना, ऐसे ये करके फिर नीचे डैश लिखे, महात्मा गांधी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है, इन आंसर्स। मॉरली गांधी एडवोकेटेड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीवे हर किसी के जिंदगी में ये होने के बाद ही सक्सेस आता है। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक इन दैट। सक्सेसफुल लोगों के अंदर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। भले ही सक्सेसफुल होने के बाद फिर से वो इम्प्योर हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो लोग सेल्फ प्यूरिफाई करते हैं, अपने एम्बिशंस को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, चाहे वो बॉडी रहो, चाहे एपेटाइट का रहो, चाहे एनी अदर काइंड ऑफ इम्प्योरिटी विच मे अफेक्ट अवर इंडिविजुअल सेल्फ, वो जिन जो उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उनको एक तरीके का अलग ही अनुभूति जीवन में मिलती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल morality derived from a religion. As we know कि गांधी जी has a great impact of a Bhagavad Gita on his mind, his nature, including Hinduism, Jainism, Christianity, Buddhism, इन सब का उनके ऊपर जो भी पॉजिटिव्स थे ना, उन्होंने ये सब लेके अपनी लाइफ को डिजाइन किया हुआ है। एंड एंड मीन्स, अब ये ऐसा है कि क्या जरूरी है ना, इसमें बहुत सारी थेरीज भी लिखी गई है, लेकिन गांधी जी का इस पे क्या व्यूज था, और कंपैरेटिवली अलग जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ काम करते थे, उनके क्या इस थॉट्स में थे। तो गांधी जी का, यस, ही बिलीव्ड दैट फॉर अटेनिंग द नोबल ऑब्जेक्टिव पर्सन हैव टू फॉलो द गुड मीन्स। उनका ये पक्का मानना था कि नोबल ऑब्जेक्टिव अगर हमें पाना है, तो उसके लिए जो हम हाथ में काम लेंगे, इट शुड बी ऑफ अ गुड मीन्स, नॉट बैड मीन्स। नो गुड कैन फॉलो फ्रॉम अ बैड डीड्स इवन इफ दे आर वेल इंटेंशनड। कहते हैं ना, कितना भी इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन अगर बैड डीड आपने कमिट किए हैं, तो इवन आपको लॉ में भी कोई ये नहीं मिलेगी। आप जानते हो कि लीगल प्रोविजंस में अगर देखा जाए, तो आपके इंटेंशंस अच्छे थे, बट आपकी तरफ से बैड डीड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचाने गए और आपसे मर्डर हो गया, मान लो ऐसा कुछ, ऐसे भी प्रोविजंस है लॉ में। तो आपको उस तरीके का भी ये नहीं है कि गलती से कुछ हो जाना है ना। तो वी शुड बी कीपिंग आई ऑन आवर ओन परफॉर्मेंस। द फेमस कोट दैट द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। हेल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना, इट इज अ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो ऐसा नहीं है कि इंटेंशंस अच्छे हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपके एक्शंस, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है, तो वो कर्म, एक्शंस। नाउ एक्शंस बोलने का हमको लगता है फिजिकल एक्शंस, है ना, लेकिन कर्म की व्याख्या अगर देखी जाए ना, तो उसमें
not just physical actions but also your thoughts. ये आगे आएगा कि हमारे थॉट्स भी कर्म का ही हिस्सा होते हैं. सो दिस इज नोन एज द डिबेट बिटवीन एंड एंड मीन्स. एंड एंड मीन्स के बीच में जो डिबेट होती है ना, काफी इंटरेस्टिंग होती है कि कोई कहेगा मीन्स इंपॉर्टेंट है, एंड तो अपने आप आ जाएगा. कोई कहेगा एंड जैसा है, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद वगैरह वगैरह, नहीं क्या. कोई कहेगा कि नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. हाँ, डिपेंड, बट अल्टीमेटली एनीवे कि व्हाट इज योर गोल देन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. आप एंड आपका ये है कि आपको कुछ चाहिए है. अगर वो चाहिए है इज जस्ट टू सेटिस्फाई योर ओन ग्रिड और यू हैव सम गुड इंटेंशंस फॉर दैट, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ग्रिड है लेकिन इट इज कपल्ड विद द गुड इंटेंशंस, है ना. आजकल ऐसा पॉलिटिक्स में बड़ा चलता है कि मेरे इंटेंशंस तो अच्छे हैं बट उसके लिए मैं थोड़ा सा ग्रिड दिखा के, गुड इंटेंशंस दिखा के मैं उसका फायदा कर लूं अपने जीवन के लिए. एंड फॉर दैट आई एम अडॉप्टिंग एनी काइंड ऑफ अ मीन्स विच इज बैड इवन, जिसमें लोगों का नुकसान भी हो रहा है, जिसमें लोगों को शायद हमारे एक्शंस के, जैसे मैंने कहा था ना, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आप जो डिसीजंस लेते हो उसका इम्पैक्ट लोगों पे होने ही वाला है. आई बात ध्यान में. So some writer like Machiavelli, ये काफी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे. He used to argue that the bad means can be used to achieve good ends. Bad means can be achieved, uh, bad means can be used to achieve good, है ना. कुछ भी गलत करना हो तो आप कर सकते हो, just to achieve the good end. और एक बार एंड मिल गया कि बाकी सब लोग भूल जाते हैं. What matter is the end. The sacrifices society bears in adopting evil means are compensated by the noble ends. उनका ये मानना था कि समाज में जो बैड डीड आप या कोई भी कर रहा है, तो उसका जो एक इम्पैक्ट है ना सोसाइटी पे पड़ते रहता है, और सोसाइटी को वो इविल मीन्स को बियर करना पड़ता है. बिकॉज आप करोगे किस पे एक्सपेरिमेंट, तो सोसाइटी पे ही करोगे ना. तो इनका ऐसा मानना है कि वो सब जो है ना, सोसाइटी उसमें से एक बार जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो नोबेल एंड मिल गया ना, तो फिर अपने आप में सब शांत हो जाएंगे. उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया कि इन सोवियत यूनियन कलेक्टिवाइजेशन ऑफ अ प्राइवेट फार्म होल्डिंग इन द परस्यूट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रिजल्ट्स इनटू मैसेकेयर ऑफ मिलियंस ऑफ कुलक्स और द रशियन पीजेंट्स. रशियन पीजेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़े पैमाने में उनका कत्लेआम हुआ, और जिसके वजह से वो चाहते थे कि कलेक्टिवाइजेशन ऑफ अ प्राइवेट फार्म, उसको कलेक्टिवली जोड़ के उनके एजेंडा में था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, जो कि बहुत ही गलत था. as we can understand that part. So मैकवेली के ये एक इनपुट के ऊपर समाज के कितने सारे पीजेंट्स का नुकसान हुआ, ये हम देख पाते हैं. सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये बताती है कि आप मीन्स चाहे जैसा भी हो, है ना. आपने देखा होगा कि कम्युनिज्म फॉलो करने वाले लोग, स्टूडेंट्स, समाज के हिस्से, ये कहीं पे भी आप देखोगे तो वो आंदोलन करेंगे, जला देंगे खुद को, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कुछ तो बहुत सीवियर, ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो बहुत भावनिक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव इशू है. तो ये उनका मीन्स है. अल्टीमेट एंड क्या है, तो दे डोंट वांट द गवर्नमेंट. आप सब तो पढ़ाई होगा आपने सोशो पॉलिटिकल फिलोसॉफी, या कहीं पे आपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ी होगी. तो उनको गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो उनको कौन चाहिए, तो हम चलाएंगे. कौन चलाएंगे, कम्युनिस्ट चलाएंगे, लाइक इन चाइना. कैसे चलाएंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. अरे व्हाट इज दैट. नाइदर यू हैव अ विजन नॉर यू हैव एनी, कि हम आगे करेंगे क्या. आप बस एक ही जानते हो, मीन्स. यू आर वेरी एक्सपर्ट इन मीन्स. कम्युनिस्ट जो होते हैं वो मीन्स में काफी स्ट्रांग होते हैं. दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग्स, हाउ टू प्रेजेंट इट सो दैट द होल क्राउड विल अट्रैक्टेड टू देम एंड कैची हो जाता है ना. आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडियन की केस में वगैरह भी देखा आपने कि भगवानों का मजाक उड़ाना, संस्कृति कल्चर का मजाक उड़ाना, ये सब बातें क्या है, तो इट्स टाइप ऑफ दैट, यू नो, इट्स मीन्स. दे आर वेरी स्ट्रांग एट दैट. और फिर एजेंडा क्या है, तो हमको ये नहीं चाहिए, एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं हम, प्रॉपर अगर भाषा यूज करें तो वो भी उसके अगेंस्ट. इसलिए वो मालदार लोगों को, जमींदार लोगों को मारना काटना, जो उसके दो वर्जन है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज के. एक है जो आम, जिसको हम कहते हैं, एक है नक्सल, और दूसरा जो है वो आइडियोलॉजिकल, जिसमें आप इवन कॉलेज के प्रोफेसर को भी देख सकते हो कि वो उसका पार्ट है, जैसे कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर कैसा होता है. नाउ गांधी जी ने इसके ऊपर काफी अच्छे से एक थॉट दिया हुआ है कि हमारा नेचर पहले समझ ले और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कर्म करें. बिकॉज यू नो, पानी के साथ आप आग का खेल नहीं खेल सकते, आग के साथ पानी का खेल खेल नहीं सकते. व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सम सब्सटेंस, डेफिनेटली आपको उसके साथ कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, डील कैसे करना है, सब समझ में आएगा. सो पर्सन हैज अ डिवाइन स्पार्क इन हिम, डेफिनेटली बी एक्सेप्टेड एज इन गांधीयन फिलोसॉफी की. Person is considered as an spark of a ultimate reality.
एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, कि वो नेसेसरी मानते हैं कि हम जो है स्पिरिचुअल बीइंग है, पर्सन कैन नॉट फॉलो मोर्स ऑफ एनिमल लाइफ और इट्स रूथलेस स्ट्रगल। हम देखते हैं कि आए दिन में जंगलों में या एनिमल्स की लाइफस्टाइल में देखा जाए तो देयर इज अ ह्यूज स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर द सर्वाइवल। इसीलिए डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये एक्चुअली सुटेबल टू ओनली एनिमल्स भी है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व में इस प्रकार से कुछ बताई गई है कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज द अल्टीमेट थ्योरी। अगेन ये दिस इज आल्सो कम्युनिस्ट एजेंडा। ये जब एक्सेप्ट कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी एनिमल्स का ही हिस्सा है। वी फॉरगेट आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, बिकॉज यहाँ पे फिर सुपरस्टिशन है, यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे रीजन है, रैशनलिज्म है। ये सारी चीजें आने की वजह से स्पिरिचुअल एंटिटी को भुला देना वाज द ओनली सॉल्यूशन इन द मॉडर्न एरा, जो कि बहुत नुकसानदायक है। ऐसा कहते हैं कि उसी का रीजन है आज वेस्ट में लॉजिक का इतना ग्रोथ हुआ है, रीजन का इतना ग्रोथ हुआ है, दे फॉरगॉट देयर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, एंड जिसकी वजह से आज वो योगा को अपना रहे हैं। इसलिए उनको मेडिटेशन के लिए इंडिया में आते हैं ये लोग। ये क्यों हो रहा है? ये दिस इज द वे गांधी जी हैज वेरी सिंपली टोल्ड हु वी आर, व्हाट इज ह्यूमन नेचर। ओके, सो वायलेंस एंड सेल्फ असर्शन आर एलियन टू पर्सन। एलियन कहा है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। आगे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, रादर पर्सन इज अ बेनेवलेंट विद अ डिजायर टू हेल्प अदर्स। कई बात नहीं क्या, वो हम कहते हैं ना कि गरीब को खाना दो, किसी गरीब को ये करो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार वो डोनेशन करने से किसी को जो एक चेहरे पे स्माइल मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। तो अपने आप में वो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है जो हम सब अप्रिशिएट करते हैं। ओके, द विल टू पावर, पावर करने का एक विल, इच्छा शक्ति, दैट इज द डिजायर टू सब्जुगेट एंड क्रश अदर्स। मैं पावरफुल कैसे बनूंगा? बाय क्रशिंग द अदर्स। इफ एनीवन ओपन्स माउथ इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल क्रश दैट, एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ एनीवंस नेचर। हमारा नेचर ये नहीं हो सकता, ऐसा गांधी जी फॉर्मली मानते हैं। एनी पर्सन इज अ जेंटल, हम्बल, जेनरस, लविंग एंड कंसिडरेट। बच्चा पैदा होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इनिशियली वो जेंटल, हम्बल, जेनरस, लविंग सब रहते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी, घर वाले और इस समाज का जो संस्कार उन पे गिरना शुरू हो जाता है, उनके इनपुट्स वो लेने स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे उनका जो नेचर है बच्चों का वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नर्चरिंग। Now, nurturing can be positive, nurturing can be negative. हमारी बात ध्यान में, बट एज ह्यूमन, क्योंकि हम नेचर की बात करें ना, हम फंडामेंटल नेचर की बात करें, वो कैसा है? जेंटल है, हम्बल है, जनरस है, लविंग है, कंसिडरेट। हमारी बात ध्यान में, गांधी साइड्स विद दोज फिलोसोफर्स लाइक रोजू, डेविड ह्यूम, who regard human as inherently good and benevolent। हमारा काम ही अच्छा बनना है, अच्छा करना है और अच्छा आगे के लोगों के लिए देना है, यही है। गांधी बिलीव दैट men are reasonable, willing to see the viewpoints of others and partly accommodate their viewpoints through rational discussion। जैसे ये सेम जो स्टेटमेंट है ना, ये रैशनल डिस्कशन का, ये आदि शंकराचार्य ने भी कहा है। आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि भैया, आप किसी भी व्यक्ति को मेरे पास अगर लेके आते हो, मानो ए पर्सन है, उसको मेरे पास लाके आप बिठा देते हो, कहते हो कि चल मेडिटेशन कर, मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान देता हूं, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट। पहले उससे बहुत बातचीत करनी पड़ेगी, लॉट ऑफ डेलिबरेशन, डिस्कशन शुड गो ऑन। ये डिस्कशन, डेलिबरेशन, उसके क्रिटिसिज्म, उसके क्वेश्चंस, इन सब के जाने के बाद वो जब उस रैशनल सेटिस्फैक्शन की अवस्था में जाएगा ना, जिसको कहते हैं लॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जहां पे हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं, देयर यू कैन सेटल एंड स्टार्ट मेडिटेशन on the knowledge that the guru has told you। This is Upanishad। What is Upanishad? क्या है? ऊपर गुरु के सामने बैठ के ज्ञान लेना, this is what Upanishad। So meditation means working on that, then forgetting who you are, forgetting what you like, what you think of yourself वगैरह वगैरह, shading away the blanket of the ignorance in simple language। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गांधी जी जैसा कहते थे वैसे आदि शंकराचार्य का, इनफैक्ट वहीं से उनका टीचिंग उन्होंने लिया था गांधी जी ने, कि वेदांत का क्या इम्पैक्ट है ना। तो दिस इज व्हाट ही पिक्ड अप, कि रैशनल डिस्कशन इज अ नेसेसरी फॉर अ एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन। Ahimsa. Gandhi explained Ahimsa with the negative and positive sides of it. What the negative sides are, it is refraining from killing or injuring others. It is refraining from killing or injuring other। अभी कई सारे समाज में ये killing or injuring other is their culture, and that's why it is very difficult for few people to understand this। One should not harm anyone by thoughts, words and deed। मैंने कहा था ना कि भगवत गीता में कर्म की व्याख्या बड़ी व्यापक है। It's not just the physical actions, but also it is the thoughts, what you think। ऐसा कहते हैं कि किसी चीज का इवन थॉट के लेवल पे भी एग्जीक्यूशन कर लिया आपने, तो भी वो कर्म ही माना जाता है। मानो आप यहाँ बैठे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे मसूरी जाना है, वो कर्म स्टार्ट हो चुके हैं,
यू हैव गिवन अ स्पार्क इन द यूनिवर्स, और वो कर्म स्टार्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्रूट्स आप अटेंड करोगे, अट्रैक्ट करोगे। इमीडिएट करोगे, कब करोगे, लाइफ के किस पॉइंट पे करोगे, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आई बात ध्यान में कि मुझे मसूरी जाना है। अब मानो आप कहोगे कि सर मेरा अभी आईएएस में सिलेक्शन तो नहीं हुआ तो फिर मसूरी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके प्रति एक अलग ये रहेगा, कभी तो जॉब के कंसर्न में कहिए, कभी तो किसी और कंसर्न में कहिए, आपको आ जाने का मौका मिलेगा। आई बात ध्यान में। वन शुड नॉट हार्म एनीवन, दैट्स व्हाई थ्रू थॉट्स, वर्ड एंड डीड्स वायलेंस हैज टू बी शन्ड इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, while the positive side of ahimsa is one should show overflowing love to mankind and all living beings. Ahimsa is closely linked to the truth and humans search for God. As God is the truth and love is ahimsa, man can realize God only by pursuing ahimsa. अगर गॉड को रियलाइज करना है, अहिंसात्मक बनना पड़ेगा। जैसे जैनों में कहा जाता है कि पाप का जो काफी उनके बारे में वो कंसर्न रहते हैं, तो वो खेती तक नहीं करते। आप हमने एक जैनिज्म का वीडियो बनाया, उसमें ये बात बताई थी कि क्यों खेती नहीं करते, बिकॉज वहां पे जीव जंतु होते हैं। अगर खेती करने की वजह से जीव जंतु मारे जाए तो वो पाप का बड़ा ये समझा जाता है, इसलिए वो उसको भी अहिंसात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। गांधी रिगार्ड्स ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू बी इनसेपरेबल, दैट्स व्हाई ये काफी उन्होंने पकड़ के रखा पूरी जिंदगी में नॉन वायलेंस को, क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं नॉन वायलेंस को पकड़ के रखता हूँ, अहिंसा को पकड़ के रखता हूँ, तो मैं ट्रुथ को पकड़ के हूँ, ऐसा वो मानते थे। ट्रूथफुलनेस और फियरलेसनेस आर द फॉरमोस्ट प्रीरिक्विजिट टू फॉलो अहिंसा। फियरलेसनेस भी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति डरता है वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर सकता, ये गांधी जी फॉर्मली मानते थे। ह्यूमन ओनली शुड फियर द गॉड एंड नन एल्स, वो मानते थे कि सिर्फ आप भगवान को डरो, बाकी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दिस लीड्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह व्हिच डिनोट्स द फियरलेस परस्यूट ऑफ अ ट्रूथ। ऐसे डेफिनेशंस अगर लिखे जाए ना तो इवैल्यूएटर को बड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेस हो जाता है ना। सत्याग्रह का डेफिनेशन बारी कर अभी क्या है ना, राइटिंग अपने आप में एक स्किल है, आर्ट है। अब आर्ट को एक बार सीख के उसको प्रेजेंट करना अगर आपको आ जाता है, आप अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हो, बट उसी के तो ट्रिक्स समझना जरूरी है। आई बात ध्यान में। फर्दर गांधी गेव नेम सत्याग्रह टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल टूल माना जाता है कि सत्याग्रह वाज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट वेपन बिकॉज ब्रिटिश हैविंग द आर्म्स। क्या थे उनके पास? आर्म्स थे। आर्म्स के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, आप क्या कह सकते हो? आर्म्स के सामने आप नतमस्तक हो जाओ कि कहो कि हम गलत नहीं है, बट हमारी ये डिमांड है और आप भारत छोड़ के जाइए। वो आए, वो बोलेंगे लड़ो हमारे साथ, बोलेंगे हम नहीं लड़ेंगे, हम नॉन वायलेंट है, हम शांति से उत्तर देंगे। इट्स अ वेरी डेंजरस वेपन। द पर्सन स्टैंडिंग अगेंस्ट यू either will kill you or directly go away. That's why it's a fearless. When he says गांधी जी की fearlessness चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर वो मारने को आता है तो आपके डर के मारे अरे मुझे छोड़ दो, नो दिस शुड नॉट हैपन। दैट्स व्हाई यू शुड स्टिक टू द ट्रूथ कि मैं सत्य का ही डिमांड यहाँ कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अहिंसा रिक्वायर्स अ कंप्लीट सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल। यही तो बात है। अब सोल के एग्जिस्टेंस पे आप बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे तो बॉडीली अफेक्शन कम हो जाएगा। यही बात है ना। अहिंसा is described as a soul force, power of Atma and utter selflessness, while anger and hatred are the opposite poles of अहिंसा, है ना। Human should win over their enemies by love. No counter violence as mentioned in Christ's injunction, love thy enemy. एनिमी से नफरत नहीं, प्रेम स्नेह की बात करी जाती है। अब देखो ये जब भी हुआ है, जिस प्रकार से भी हुआ है, उस समय को देखा जाए और आज के समय को देखा जाए तो डिफर करता है काफी कुछ, है ना। हमको भी ये कॉमनली एग्रीएबल भी लगता है, बट एक बात कहता हूँ, ये दिस इज नॉट अबाउट बॉर्डर इश्यूज, दिस इज नॉट अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज नॉट जहां जो करना चाहिए वहां वो करना ही चाहिए, ये भी गांधी जी ने माना है। ओके, तो दिस इज नॉट अबाउट, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि आप बेटर ह्यूमन बीइंग की तरफ कैसे जा सकते हो। आपको जो करना है, जो काम है, इट्स नॉट अबाउट दैट कि वो नहीं करना है। ठीक है, हर समय अगर हम इसी प्रकार से एटीट्यूड लेके अगर बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो सामने वाला हमको कैप्चर कर लेगा। आई बात ध्यान में, क्योंकि उनकी टेंडेंसी वैसी है। दैट्स व्हाई आगे लिखते हैं गांधी की, गांधी इंसिस्ट दैट नॉन वायलेंस इज नॉट अ क्रीड ऑफ एन इनएक्शन, इट इज नॉट फॉर द वीक। अहिंसा डज नॉट सिग्निफाई मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ इविल। एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रही इविल को वो, ये इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, उनको वो समझ में नहीं आता। इट इज बेटर टू बी वायलेंट देन टू बी कॉवर्डली। हाँ, जो घबराया हुआ एटीट्यूड होता है ना, वो रखने से अच्छा है कि यू बिकम वायलेंट। आगे लिखते हैं, गांधी नेचुरली फियर्ड दैट नॉन वायलेंस में बिकम अ कन्वीनियंट एलिबी फॉर अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन विद द ब्रिटिश। यानी इसेंशियल
ट्रेट रहते हैं ना पर्सनालिटी के, हाँ, नॉन वायलेंस में बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, कि नहीं बाबा मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं तो मैं बेटर एक्सेप्ट नॉन वायलेंस, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर फियर आज भी है, दिखने को तो नॉन वायलेंट है, अहिंसा प्रैक्टिस कर रहा है, बट अंदर फियर कहीं ना कहीं जागरूक है। इसलिए आगे कहते हैं वो, वेनेजेंस दैट इज द प्रतिशोध इज बेटर देन अ वीक सरेंडर। वो कहते हैं कि कॉवर्डलीनेस, वीक सरेंडर, इससे बेटर है कि आप प्रतिशोध लो। आई बात ध्यान में, इससे अच्छा है कि आप अपना जो स्वभाव है उसके अनुसार आप एक प्रतिशोध ले लो। एंड नॉन वायलेंस इज अ सुपीरियर टू वेनेजेंस। यानी कैसा है, एक फियर की स्टेट है। अगर हम लेवल की बात करें, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक लेवल की बात करें, ये फियरफुल स्टेट है, ठीक है, जहां पे डर है तो इधर वायलेंट होगा, नॉन वायलेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका जो नॉन वायलेंट नेचर है वो फियरफुल है, नॉट अ फियरलेस, वो कोई काम का नहीं। तो उसके आगे आप फियरलेस तो हो गए, ये बात अच्छी है, ठीक है, फियरलेस हो गए, लेकिन आप जिस प्रकार से सरेंडर की बात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ इविल की बात नहीं हो रही है, तो आप डेफिनेटली वायलेंट बन जाओगे। दिस इज कॉल्ड अ वेनेजेंस, प्रतिशोध, ये एक्सेप्टेड है, दिस इज अलाउड, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू एक्सेप्ट द इविल, कि गलत हो रहा है ना, नहीं, गांधी जी ने कहा है कि गलत हो रहा है तो भी चलने दो, मैं नॉन वायलेंट रहूंगा, नो, बिकम फियरलेस, लेकिन इविल को एक्सेप्ट मत करो, सरेंडर भी मत करो इविल के सामने, रादर बिकम अ वेनेजेंस, प्रतिशोध लो जरूरत पड़े तो। और उसके बाद आता है नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। ये आता है एट द टॉप ऑफ सुपीरियर कंसिडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंसान फियरलेस भी होता है और नॉन वायलेंट भी होता है। दोनों ट्रेट जो हमने यहाँ बात की थी, इसका कंप्लीट आपको जो एक नेचर है ह्यूमन स्पिरिचुअल बीइंग के साथ, वो आपको मैच होते हुए नजर आता है। आई बात ध्यान में, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फॉर इट टू शो स्ट्रेंथ एंड करेज। दैट्स फॉरगिवनेस को बड़ा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ मानते हैं, करेज मानते हैं वो, कि किसी को माफ कर देना, ठीक है। हालांकि हमारे इतिहास में ये कई बार लिखा गया है कि जितने बार हमने फॉरगिव किया है, वो रिबाउंड होके वापस आके हम पे आक्रमण करके हमें ही बंदी, स्लेव बना के गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये किस कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट गांधी जी। आई थिंक एक और स्लाइड इसकी पीपीटी बनेगी, पार्ट 6 ऑन गांधी जी। सो जस्ट बी इन टच। गांधी जी के कंप्लीट 2 अक्टूबर का ये वीक चल ही रहा है, वैसे भी स्वच्छता पखवाड़ा भी हम कहते हैं इसको, कि गांधी जी के कार्यों पे, काम पे हम कई बार विचार विमर्श करते रहते हैं। कई सारे पोस्ट आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आते हुए आपने पढ़े होंगे। लेकिन जस्ट बी विथ योर ओन हार्ट, जस्ट बी विथ योर ओन सोल, योर ओन रैशनल थिंकिंग अबाउट इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एग्जाम क्रैक करनी है, ये कभी नहीं भूलना है। माई टारगेट इज टू बिकम IAS, यूपीएससी, एनीवे दिस। मैंने कई लोग देखे हैं जो एग्जाम क्रैक करने के बाद अपना नेचर तुरंत बदल सकते हैं, बिकॉज सिस्टम का पार्ट, हिस्सा बन जाते हैं। कई सारे अदर उनके चेंजेस दिखते होंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट है टू क्लियर जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में अगर आपको 120 प्लस आ जाते हैं, यू विल बी एटलीस्ट गेटिंग द इंटरव्यू कॉल, एटलीस्ट। अगर बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, डेफिनेटली रैंक भी मिल सकता है। आई बात ध्यान में। सो जस्ट बी इन टच विद द वीडियोस, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग देयर यूपीएससी थ्रू देयर ओन वे, घर पे बैठ के विदाउट एनी स्पेसिफिक गाइडेंस। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर ऑल यू। ओके, सो जस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।